हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था यूनिट 3 मैं एंड ऑफ द सीरीज़ करूँगी क्योंकि वो थोड़ा लेंदी सीरीज़ है, तो एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे देखो आपके मेनली ना 3 टॉपिक है। एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा बाइनोमियल एंड पॉइजन में एक साथ करवाऊंगी, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से भी क्वेश्चन आता है जो बहुत बेसिक सा होता है, वो सबको करना आता है, जिसमें हम समीशन पी आई इज इक्वल्स टू 1 करके करते हैं, पी आई एक्स आई इक्वल्स टू 1 करके करते हैं, वो वाली कॉन्सेप्ट यूज़, पी आई इक्वल्स टू 1 करके करते हैं, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में तो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही करने वाले हैं, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता हो, तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है। देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्क्रीट मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, मतलब कोई भी पॉसिबल चॉइसेस हो सकते हैं, और डिस्क्रीट मतलब अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो मैंने कोई कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस्ड ट्वाइस। तो सबसे पहले ये बताओ सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। सैम्पल स्पेस में होगा एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ये तो हम क्लास तक 10 तक सीख कर आते थे, 11 तक हम सीखते हैं। अब रैंडम वेरिएबल में कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे मैंने एक एक्स डिनोट कर दूंगी। एक्स कोई भी कुछ भी डिनोट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, मतलब रिलेटेड टू दिस सैम्पल स्पेस ओनली, ऐसा नहीं कि अलग सी चीज़ें लिख दोगे। और मैंने एक्स लिख दिया नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, अब क्या मीनिंग है, देखो जब आप कॉइन टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो एक साथ, या एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो, तो हेड आने के अलग अलग चांसेस हैं। तो उसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू हो सकती है 0। एक्स की वैल्यू की क्या पता, जब आपने 2 बार टॉस किया एक बार भी हेड ना आया हो सकता है एक बार हेड आया हो, तो इसलिए 1। फिर क्या हो सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं बस, और कोई चॉइसेस है, बिकॉज हम 2 ही बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो 0, 1 और 2 केसेस हो। तो जो आप ये प्रोसेस कर रहे हो ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम, कि कोई भी एक्स की रैंडम वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे एक्स याद रखना, एक्स की वैल्यू 0.1 0.2 तो नहीं आएगी, हमेशा 0 1 2। दैट इज़ वाई डिस्क्रीट, कि एक बार 0 आ रही, 0 के जस्ट बाद 1 एंड 2। फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 हेड। अब इस सैम्पल स्पेस में देखो 0 हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1/4, मतलब प्रोबेबिलिटी मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर आउट। 1 हेड कितनी बार आ रहा है, एक तो इस वाले केस में, इस वाले केस में, तो 2/4। और हम यूजुअली क्या करते हैं, जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करते हैं, हम कट नहीं करते। क्यों, क्योंकि एट द एंड जाके ना हमें ऐड करना होता है, और जब ऐड करना होता है तो अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम ऊपर का न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर पाते, इसलिए हम कैलकुलेशन से बचने के लिए डिवाइड नहीं करते। नाउ 2 हेड कब आएगा, 1/4। तो ये जो आपने टेबल निकाली है, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉर एक्स व्हेन एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। सो यही करते हैं हम क्वेश्चन में। अब देखो पेपर में आपसे ये तो नहीं बोलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे हमें ये चीज़ बचपन से क्लास 10 से पता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू या तो 0 के इक्वल, या 0 से बड़ी, या 1 के इक्वल, 1 से बड़ी होगी। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। इसी के बेस्ड पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से बताती हूँ, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 1 या 2। फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर जब Px0 का मतलब व्हेन x इज 0, प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ हेड इज 0। Px1 मीन्स जब 1, एंड Px2, जितने भी आपके रैंडम वेरिएबल्स बन रहे, अगर ये 3 तक, 4 तक, 5 तक जाता है, मैं सब लिखती। इस सब की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वाले टॉपिक से पूछा जाए। आपको कोई भी एक रैंडम वेरिएबल दे देंगे और कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ए कुछ भी पुट कर देंगे और आपसे कहेंगे निकालो, तो हम हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ई एक्स से। ठीक है, याद रखना ई एक्स है, क्योंकि कई बार पेपर में ई एक्स लिखेंगे, मीन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। ई एक्स का मतलब होता है समीशन पी आई एक्स आई। अब इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब है P1 x1, P2 x2। ठीक है, एंड सो ऑन, जहाँ तक जा रहा है आपका वेरिएबल है। तो जैसे मैं इसी क्वेश्चन से बताती हूँ, तो इससे क्या होता, P1 और x की वैल्यू 0, P2 x की वैल्यू 1, P3 और x की वैल्यू 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी लिख दो साथ में।
तो 1/4 इंटू 0, प्रोबेबिलिटी 2/4 इंटू 1, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग अगर x1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस P3 विच इज़ 1/4 एंड 2, ठीक है। ये जो आप वैल्यू निकालोगे ये आगे 2/4, और देखो 4 को कट नहीं करेंगे, 2/4 विच इज़ 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपने 1 निकाला है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मीन, और ये भी निकालने के लिए पेपर में आता है, ठीक है। सेम उसके बाद हमसे ना EX² पूछा जाता है, EX²। EX² बोला जाए तो इसका मतलब समीशन PI, देखो जब ये x था तो ये x था, तो अगर ये x² है तो क्या लिखेंगे, PIXI², राइट। इसका क्या मतलब होगा, P1 x1 का स्क्वायर, P2 x2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जहाँ तक भी हमारा PXN जा रहा है PN XN का स्क्वायर। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, वहाँ से सीख लेंगे। अब हमें निकालना है वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है इन्हीं दोनों की हेल्प से निकालेंगे। वेरिएंस विल बी, सबसे पहले ये EX का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में EX का होल स्क्वायर। अच्छा, कई बार बच्चे इसको सेम एक्सप्रेशन समझ रहे थे, विच इज़ रॉन्ग। देखो EX² कैसे लिखेंगे, समीशन PIXI का स्क्वायर, माइनस ये कैसे लिखते हैं, समीशन, ये तो देखो मीन है ना ये वाली चीज़, PIXI का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, इन्हीं पे बेस्ड होंगे हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा ना ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको डिस्क्रीट वर्ड प्रॉपरली लिखा होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो क्या करना है आपको, अब एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है ना, इसको लिखोगे थोड़ी कि पहले 2k 3k k², नो, डायरेक्ट ऐड करना शुरू करो। 2 + 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9k, ठीक है। और यहाँ से k 1 2 7 और 2 9 और 1 10, 10k² इज़ इक्वल टू 1। तो पहले मैं लिख देती हूँ हम। अच्छा, ये मैं कर क्या रही हूँ, मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, हमें पता है कि जो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। जितने भी PI होंगे उनका सम करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट 1। ये आ गया। अब यहाँ से देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो 10k² + 9k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फैक्टर कर लो, अगर 10k² प्लस, अच्छा -1 लाइकर 0, ठीक है। ये हो जाएगा 10k - 1 -k - 1 इक्वल टू 0। से 10 कॉमन ले लिया, k ले लिया, तो यहाँ आ गया k + 1, माइनस कॉमन ले लिया, k + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ फैक्टर्स आ गए, k + 1, 10k - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या क्या आ रही है, -1 आ रही है और 1/10 आ रही है। अब बताओ क्या k की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैंने k नेगेटिव ले लिया तो यहाँ पे इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ k तो क्या आएगा, -2 आएगा। मीन्स किसी एक वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल व्हेन x इज़ 1 तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी या इक्वल या 1 से छोटी होती है। सो कभी भी हमेशा जब भी k की 2 वैल्यूज़ है तो अपने प्लीज़ ध्यान रखना कि किस k के लिए नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो वो आपको कभी नहीं लेना। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, 1/10। तो A is the correct option. Clear? Now, second question. Let x represent the difference between numbers of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. देखो यहाँ पे x बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस, मतलब सम, सॉरी माइनस, बिटवीन किसके, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, जब हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 6 बार कर रहे हैं। तो देखो n = 6, मैं 2 बार टॉस कर रही हूँ, राइट। तो क्या हो सकता है, हेड और टेल ले लो, हमें x क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो पहले पॉसिबल केसेस देख लेते हैं। हो सकता है हेड एक बार भी ना आए, टेल कितनी बार आ जाए, तो ऑब्वियस बात है टेल कितनी बार आया होगा, 6 बार। जब आप 6 बार टॉस कर रहे हो और एक बार भी हेड नहीं आया तो सारे बार क्या आया होगा, टेल आया होगा। हेड एक बार आया होगा तो टेल कितनी बार, 5 बार। हेड अगर 2 बार आया होगा तो टेल 4 बार। हेड अगर 3 बार आया होगा तो टेल 3 बार, राइट। और फिर ये 4 होगा तो ये 2, ठीक है, 4 हो गया तो 2, 5 हो गया तो 1 और ये हो गया 6 तो 0। अब इनमें देख लो कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, 6। चलो ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 5 - 1 4, हम कभी नेगेटिव नहीं लेते डिफरेंस में। 2 - 4 2, 3 - 3 0, फिर 2, फिर 4 2, तो क्या यही आपका बन रहा है 0 2 4 6। सो कौन सा आंसर है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 ना बाय मिस्टेक उससे आ गया है, बायनोमियल से आ गया है। द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस।
तो ये बाइनोमियल से क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट जब भी हम बाइनोमियल पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कैंडिडेट क्लेम्स 70% ऑफ पीपल इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड वोट फॉर हर। इफ 12,000 वैलिड वोट्स आर पुल्ड, देन द नंबर ऑफ वोट्स शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बाइनोमियल पे बेस्ड है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं करवाई देती हूँ। बाइनोमियल में इन्होंने क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ वोट शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो, एक्सपेक्ट आपने अभी बताया मैंने कि जो ई एक्स होता है, ई एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड नंबर या एक्सपेक्टेड टर्म, और ई एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। इसी को कई बार एवरेज की तरह से भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी एवरेज, मीन, एक्सपेक्टेड इनकी बात करें, मीन्स दे आर आस्किंग फॉर मीन, राइट। तो इन्होंने पूछा कितने नंबर ऑफ वोट्स इसको मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ वोट्स बाइनोमियल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो बाइनोमियल लगेगा, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू पी। पी होता है एन, वेयर इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या है, कितने टोटल वोट्स यहाँ पे हुए हैं, 12,000, सॉरी 12,000 नहीं, ये आ गया 1,20,000, 1,20,000 इंटू पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसने क्या बोला है, अ कैंडिडेट क्लेम 70% ऑफ पीपल इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड वोट फॉर हर, कि इसको क्या लग रहा है कि 70% लोग इसके लिए वोट करेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। तो 70 अपॉन में 100 हो गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 784, 1 2 3 84,000। ओके, देखो एक चीज़ ना याद रखना, क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में ना हमारा बाइनोमियल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वाली लगानी है, ये देखो मोस्ट 90 to 95% में हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल अप्लाई हो जाएगा। बट अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने विदाउट वर्ड यूज़ कर दिया, जो कि मैंने देखा है, जितना भी CVT का पेपर मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं भी ऐसा विदाउट वाला क्वेश्चन है, अगर कभी विदाउट वर्ड यूज़ किया तो वहाँ पे आप बाइनोमियल यूज़ नहीं करोगे, बाइनोमियल विल नॉट बी यूज्ड, ठीक है। बाकी अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बाइनोमियल यूजुअली हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ पे या तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, दूसरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा। जैसे देखो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, विच इज ई एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स, ठीक है, इन 4 थ्रोज एंड पेयर ऑफ डाइस। बस जो विदाउट वाला केस हो वहाँ बाइनोमियल नहीं लगेगा, अदरवाइज आप ज़्यादातर सब क्वेश्चन में बाइनोमियल लगा सकते हो, जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सक्सेस ऑफ फेलियर वाला काम होगा, ठीक है, जहाँ 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो सक्सेस या फेलियर, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डबलेट्स चाहिए इन 4 थ्रोज ऑफ अ कॉइन। कितनी बार कॉइन थ्रो कर रहे हैं, 4 बार, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 बार कॉइन डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, अब वो भी कितने, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, 2, तभी तो यहाँ पे पेयर ऑफ डाइस पूछ रही हूँ। अब बताओ पेयर ऑफ डाइस है तो क्या क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। तो आपको सक्सेस कब मिलेगी, जब दोनों पे क्या आ जाए, डबलेट आ जाए। तो मुझे बताओ पी क्या हो गया, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, ठीक है। टोटल कितने आउटकम्स होते हैं, 36 होते हैं, जिसमें से डबलेट कब आ सकते हैं, 6 बार आ सकते हैं, विच इज 1/6, राइट। अब इन्होंने क्या पूछा है, मीन, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू पी। तो यहाँ पे मीन n है 4, p की वैल्यू कितनी है, 1/6 विच इज 2/3, ये आंसर। अब देखो अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा ना, आराम से वो भी हो जाएगा। मीन्स एक बार x की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 लोगे कि एक बार भी डबलेट ना आए, हो सकता है एक बार डबलेट आए, 2 बार डबलेट आए, 3 बार डबलेट आए, या 4 बार डबलेट आए। फिर क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी कि 0 डबलेट कब आएगा, इसका मतलब दोनों पे क्या है, डबलेट वाला केस ना है, यही ऐसे करोगे। फिर x इंटू पी एक्स निकालोगे, फिर इनका सम करके बताओगे दिस इज मीन, ये भी करोगे, आंसर आ जाए। लेकिन क्या पेपर में ये क्या मैं पूरी थ्योरी करने जा रही हूँ, नहीं। सो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये वाला अप्लाई करना है, n इंटू पी, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे करके सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है, सो यूज दिस मेथड, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट। ये तो ऐसे कहानी लिखी होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे आना और लास्ट में आना। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीड एटलीस्ट
3 आवर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये निकालना है। तो क्या उससे पहले के निकालना है, राइट। अब इसे लिखने का तरीका देखो, ये क्या है, के की वैल्यू एक बार 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, बाकी नहीं दे रखा। तो मैं क्या लिखूंगी, पी एक्स की वैल्यू 0 पे प्लस डायरेक्ट पी एक्स की वैल्यू 1, पी एक्स की वैल्यू 2 और पी एक्स की वैल्यू 3 और पी एक्स की वैल्यू 4, इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब मैं ये ना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में ना आपको ये भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर पे जंप करना है। कैसे जंप करना है, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, के, जब 1 पुट करोगे तो x की जगह क्या पुट करोगे, 1, तो क्या आ जाएगा k1। फिर 2 पुट करोगे तो x की जगह क्या पुट करोगे, 2, तो क्या आ गया 2k। 3 के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 5 - 3 2, तो ये आ गया 2k। 4 के लिए 5 - 4 1, तो ये आ गया k इज इक्वल टू 1। ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट 2 3 4 5 6 7, 7k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7 आ गई। अब पूछो जो पूछना है, क्या बोला है इन्होंने, एटलीस्ट 3 आवर्स, एटलीस्ट। अच्छा, ये लिखने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो पहले अपने मन में सोचो, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, कम से कम 3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x लिख लो, फिर यहाँ 3 लिख लो। अब हमेशा ना वेरिएबल x को मेन मोटिव लेकर चलना, इसकी वैल्यू एटलीस्ट 3 मीन्स ये वैल्यू या तो 3 हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो क्या यहाँ पे ये वैल्यू, ये वाला साइन आएगा कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट। सो यहाँ पे आप p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4। बस यहाँ पे पुट कर दो। p3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा था, ये वाला k और 5 - 3 2, प्लस 4 के लिए क्या आ रहा था, k 5 - 1 विच इज़ 4, डायरेक्ट 1 लिख लेना चाहिए तो मुझे, 2k प्लस k क्या आ गया, 3k। बस अब k की वैल्यू पुट कर दो, 3 1/7 विच इज़ 3/7। मैं इसमें ऑप्शंस लिखना भूल गई थी, बट कोई नहीं, मेरा काम समझाना है तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे भी x ग्रेटर देन 3 के लिए वैल्यू क्या होगी, 3/7। बस मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि ये वाली चीज़ आप लिखना सीख जाओ, क्योंकि अगर आपने गलती से यहाँ पे p x लेस देन 3 कर दिया, आप आंसर निकाल के आओगे और आपको ना ऑप्शन में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि हमें मतलब एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर निकाल के वो ऑप्शंस में एक रख देते हैं। सो ये लिखना आना चाहिए, वरना आपके ना प्रोबेबिलिटी आते हुए बिना आप सारा गलत करके आओगे। तो इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी प्रोबेबिलिटी की वीडियोस भी चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस चीज़ को लिखते कैसे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। और आपको ये एक टेबल दे रखी है, f से घबराना नहीं है, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी। तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला जब आपको टेबल की हेल्प से निकालना होता है तो ये होता है समीशन PI XI, ठीक है। यही होता है PI इंटू XI, दोनों को मल्टीप्लीकेशन। सो हाउ डू वी सॉल्व, सबसे पहले x लिख लो और ये जो fx दे रखा है इन्होंने ये लिख लो, 0 1 2, ये हो गया 1/6 2/6 1 2 3 भी है ना, और 2/6 और 1/6। गलती से भी इनको काटना मत, वरना कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। अब आपको क्या चाहिए, पी और एक्स आई का सम चाहिए। तो सबसे पहले ये जो एफ दे रखा है इन्होंने, एफ एक्स को और ये जो कैपिटल एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 0, दिस विल बी 2/6, दिस विल बी 2 2 जो 4/6 एंड दिस विल बी 3/6, ठीक है। इसका सम निकालो। अब सम निकालने के लिए प्लीज़ इन सबको अलग से लिखने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट लिखो, सेव योर टाइम। तो क्या आपका 6 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो मीन कितना आ गया, मीन आ गया 9/6। 9/6 इज 3/2 विच इज़ 1.5। सो बी, मीन हो सकता है 1 से बड़ा 1 से छोटा जो भी है, ठीक है। तो डरना मत, 1.5 तो आंसर गलत है, नो हो सकता है मीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, हो आ सकता है पेपर में, ठीक है। देखो, रैंडम वेरिएबल x कैन टेक, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 या 3 4। x0 x1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी दे रखा है वो p दे रखा है, और x2 x3 इन सब के लिए जो वैल्यू है वो इक्वल है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, बस ये बोल रखा है दोनों क्या है, इक्वल है। एंड आपको ना एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि PI/XI², ध्यान से देखने क्या EX² है, E ब्रैकेट में x², और ये क्या है, EX है। चलो कोई बात नहीं, ये रिलेशन दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, और यहाँ देखो समीशन दे रखा है, मीन सम निकाल। तो मैं तो ये कहूँगी कि इसको ना टेबल से क्या करो, आप इसमें भी सॉल्व करके कर सकते हो, बट टेबल से करोगे ना तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो लिख लेते, पहले x लिख लेते,
पी एक्स लिख लेते। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2 या फिर 3। अब x 0 और 1 के लिए उन्होंने p बोला है, तो ये p ले लिया, ये p ले लिया। और x 2 और 3 के लिए उन्होंने दोनों को क्या बोल रखा है, सेम बोल रखा है। क्योंकि सेम बोल रखा है, मुझे तो पता नहीं है, तो मैं काम करती हूँ, मैं y ले लेती हूँ, y ले लेती हूँ। अब आपको ना बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना है। देखो, एक तो वो ना एक्सप्रेशन वो खुद देंगे हर बार, जैसे इन्होंने ये दे रखा है। दूसरा एक्सप्रेशन जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, क्या जो पी आई का सम होता है वो हमेशा 1 होता है, इसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को लिखना p प्लस p 2p, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से हर बार बनेगी, बिकॉज वी नीड टू फाइंड y एंड p, तो 2 इक्वेशन बनानी है। अब पी आई एक्स आई स्क्वायर और पी आई एक्स आई चाहिए, तो इसको निकाल लेते हैं, पी आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 0 p 2y 3y निकाल लिया। फिर हमें क्या चाहिए, पी आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। ओ, उससे पहले तो मुझे एक्स आई स्क्वायर करना चाहिए ना, तो मैं एक्स आई स्क्वायर कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 0, 1, 4, 9। अब चाहिए हमें पी आई एक्स आई का स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये रहा एक्स आई स्क्वायर और ये रहा पे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 p 4y और 9y आ गया। इनको ज़रा आप सम करो, जब आप इसको सम करोगे तो कितना आएगा, p प्लस 5y, इसको ज़रा सम करो तो ये आएगा आपके पास p प्लस 4 एंड 12 13y। अच्छा, ये क्या है, दिस इज समीशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर, और ये क्या है, दिस इज समीशन पी आई एक्स आई। नाउ रिप्लेस ऑल द वैल्यूज हियर। सो इसको मैं 1 ले लेती हूँ, इसमें ज़रा पुट करना पी आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू p प्लस 13y, और पी आई इक्वल टू 2, पी आई एक्स आई की वैल्यू ये रहा, पी आई एक्स आई विच इज़ p प्लस 5y। इनको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा p प्लस 13y, यहाँ ले आओ माइनस 2p, और यहाँ ले आओ 5y को यहीं रहने दो, तो ये हो गया माइनस p और इक्वल्स टू 13 को इधर भेज दो, तो 13 में से 5 जाएगा तो माइनस 8y, p से p कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 8y आ गई। यहाँ गलती हो गई, 2 से मल्टीप्लाई करें 2p, और 2 5 से 10 होना चाहिए था, ठीक है। अगर 10 आ गया तो यहाँ p इधर जाएगा 13, तो ये बच जाएगा 3y, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 3y आ गई, ठीक है। दिस इज वर सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर दो, 2p प्लस 2y इक्वल टू 1, p की वैल्यू 3y पुट करोगे तो क्या हो, 2 3 जा 6y, 6 प्लस 2 8y, 8y इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 1/8, तो p की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पुट कर दो 3/8। इन्होंने हमसे क्या पूछा था, p की वैल्यू, तो 3/8, ठीक है। और आ सकता है, ऐसा मत सोचना कि ये लेंदी है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी बोला रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, 0, 1, 2, तो लिख लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2, पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्होंने कहा जब भी 0 और 1 है तो p ले लो, ठीक है, मैंने p ले लिया। और यहाँ पे इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, पर यहाँ ना इस क्वेश्चन में मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा था, बट इस क्वेश्चन में एक फ़ायदा है, y ले लेती हूँ, ठीक है। अब चलो फ़ायदा मैं आगे में बता दूंगी, अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। फिर इन्होंने बोला ई एक्स स्क्वायर, सेम ई एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे डबल था ना, यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ई एक्स के इक्वल है। सो ई एक्स स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x और पी एक्स निकालना है, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 p 2y, इसका सम कर दो तो ये आ गया p प्लस 2y, क्लियर। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली 0, 1, 4, फिर क्या करेंगे, p को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया p, ये हो गया 4 2 जा 8y, ठीक है। सो ये हो गया, सम करो इसको ज़रा, ये सम भी लिखते जाओ ताकि आपको पता चल जाए x p, ठीक है। यहाँ पे करेंगे समीशन p आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा p प्लस 8y, राइट। अब एक एक्सप्रेशन तो वो देंगे कि दोनों इक्वल है, मतलब p प्लस 2y इज इक्वल टू p प्लस 8y। अच्छा, यहाँ तो गड़बड़ हो रही है, p से p कैंसिल, y 0 आ रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ना y से जो मैं कह रही थी ना कि बाद में बताऊँगी, वो शायद हमें शुरू में ही करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, p प्लस p, क्या इन तीनों का सम 1 होना चाहिए, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि समीशन ऑफ पी आई क्या होता है, 1 होता है। तो p प्लस p क्या, p प्लस p 2p प्लस y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस 2p। तो डायरेक्टली नहीं, इसको 1 माइनस 2p से करो, 1 माइनस 2p से किया, ठीक है। अब यहाँ 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 0p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इससे तो आंसर आ नहीं रहा, ये 2 1 माइनस
2p। मुझे लगा था डायरेक्ट आ जाएगा पर कोई बात नहीं, 1 माइनस 2p। फिर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 1 4, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे 0p और ये हो जाएगा 4, इसे कट कर लेते हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस पी, 4 1 माइनस 2p। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन में दे रखा है क्या दे रखा है, ई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स दे रखा है, राइट। यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर कितना आया हमारे पास, इसे आप कैंसिल कर दो। ठीक है, इसे भी कैंसिल कर दो, हम सो सॉरी गड़बड़ हो गई कुछ ज़्यादा। ये हो जाएगा 0 प्लस पी, पी इसको ज़रूरत नहीं हमें, यहाँ डायरेक्ट लिख लेते, पी प्लस 2 1 माइनस 2p। ठीक है, ये आया हमारे पास समीशन पी आई एक्स आई। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ से इनको ऐड करो, समीशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर, इसे काट देते हैं, यह आ जाएगा p प्लस 4 1 माइनस 2p। ठीक है, ये अब दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। सो यहाँ आ गया p प्लस 4 1 माइनस 2p और यहाँ से क्या है p प्लस 2 1 माइनस 2p। ये कह ही नहीं रहा कि आप y लो, यहाँ डायरेक्टली 1 की प्रॉपर्टी यूज़ करें। ये p से p कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाए 4 माइनस 8p 2 माइनस 4p। ठीक है, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस 8, तो ये आ जाएगा 4p और यहाँ पे इस 2 को इधर भेज दो तो 2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। p की वैल्यू हाफ, इधर जाएगा 2 इधर, हाँ। सो कौन सा आंसर करेक्ट है, सी करेक्ट है। ठीक है, तो जब 3 होंगे ना, सिर्फ ओनली 3, तो y से मत करना वरना फंस जाओगे। हो सकता है जैसे मैं यहाँ p से p कैंसिल, y 0 आया था तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेना कि p 2p प्लस y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 माइनस 2p, इससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नंबर 9 करते हैं, x और px गिवन है, हमें ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं, px लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1/10 1/5 3/10 2/5। एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 1 4 9 16। फिर हमें क्या करना है, पी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, पी और एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1/10, फिर हो जाएगा 4/5, 9 3 जा 27/5 एंड 6 2 जा 32/5। तो देखो 10 होता तो आसान हो जाता ना, तो ये लिख लेती हूँ मैं 1/10 प्लस 4/5 प्लस 27/5 एंड नहीं 10 होगा ना यहाँ पे 10, और फिर 16 नहीं 32/5। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इंटू 2 कर देती हूँ, इंटू 2, ताकि मेरा बेस सेम हो जाए, मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया, नीचे 10 हो गया, यहाँ 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 करना ज़रा ऐड, कितना आ रहा है 100/10 विच इज इक्वल टू 10। सो 10 डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंदी है तो उसको हम अभी करते हैं, 11th कर लेते हैं। 11th है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो ये देखो एक्सपेक्टेड पूछ रहा है, बायनोमियल से डायरेक्ट कर लेंगे, ई एक्स निकालना है, ई एक्स का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी। कितनी बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। क्या चाहिए, हेड चाहिए, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो कितना आ गया 3/2 विच इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना तो एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2p, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ x1 प्लस इक्वल गिवन है, इक्वल 3px2 इज इक्वल टू px3 इज इक्वल टू 5px4, राइट। ये दे रखा है और आपको निकालना है x इक्वल टू 1 की वैल्यू। अब इसको ना अगर आपने कभी भी लाइफ में इस टाइप का क्वेश्चन एनकाउंटर नहीं किया ना तो नहीं कर पाओगे। सो कैसे करना है, इसको सबसे पहले इक्वल टू लेना है कोई एक नंबर विच इज़ k। अब हर एक के लिए वैल्यू निकालो, तो मुझे बताओ क्या 2px1 k के इक्वल होगा, क्योंकि देखो सारे किसी एक के इक्वल है तो मैंने k के इक्वल करवा लिया। अब सबको x1 x2 px3 px4 सबको मैं k के टर्म्स में निकालूंगी, तो यहाँ से बताओ px1 कितना आ गया, ये आ गया k/2। सिमिलरली px2 अब डायरेक्ट निकाल लेती हूँ मैं, 3 इधर आ जाएगा विच इज़ k/3। सिमिलरली px3 किसके इक्वल आ गया, k के इक्वल आ गया, एंड px4 किसके इक्वल आ गया, k/5 के आ गया। अब इन सबका सम किसके इक्वल है, क्योंकि 4 बार ही तो केसेस बन रहे हैं, 1 से लेके 4 तक आ रहे हैं, तो इन सबका सम क्या होना चाहिए, p ऑफ xi का सम वी नो इट इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट k/2 प्लस k/3 प्लस k प्लस k/5 इज इक्वल टू 1।
2 3 और ये है तो एक ही ऑप्शन बनता है 30 ले लेते हैं 30 तो 15k प्लस 10k प्लस 30 प्लस 6k इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 15 और 10 25 25 55 55 और 6 61 अपॉन 30 इज इक्वल, अच्छा क्या कर रहे थे हम, 30k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 30 अपॉन 61। जब मैं इसे सॉल्व कर रही थी तो मैंने k 30/161 कर लिया था, देखो दिख रहा है ना, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये px1 पूछ रहा है, ध्यान रखना है px1, ये px1 पूछ रहा है, तो px1 क्या हो जाएगा x की 1, px1 की वैल्यू क्या थी k/2, k की वैल्यू कितनी आई 30/61 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 15/61। सो दिस इज दी विच इज बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो अब वो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो इसमें देर का हमें a की वैल्यू लिखनी है फॉर विच दिस प्रोबेबिलिटी बिकम्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमें तो एक चीज़ पता है, इन सब का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हमने शुरू कर दिया 1 माइनस a/4 प्लस 1 प्लस 2a/4, डायरेक्ट 4 है तो मैं नीचे 4 लिख लेती हूँ एक ही बार, क्योंकि देखो सबका 4 4 4 है, प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1 प्लस a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो a से a कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, ये तो 4/4 आ गया विच इज़ 1। ये तो हमेशा ट्रू होने वाला है, मतलब a की कोई भी वैल्यू लोगे तो हर बार ट्रू होगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू r शुड बी द आंसर, बट नो दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्या आप ये कह रहे हो, देखो जब यहाँ ना 1 इक्वल टू 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1 आता है, इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ a की कोई भी वैल्यू लोगे ना तो हमेशा 1 आंसर आएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या a की वैल्यू आप 10 ले सकते हो? नहीं ले सकते ना, क्योंकि अगर मैंने a की वैल्यू 10 ले ली तो ये वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक केस के लिए चेक करना पड़ेगा। तो जैसे क्या मुझे पता है हर एक केस के लिए चेक करना पड़ेगा, तो अब मैं एक के लिए चेक करके दिखाती हूँ। 1 माइनस a/4, क्या इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो जो मैंने लीनियर इनइक्वालिटी में सिखाया था। 4 को इधर भेज दो, दोनों सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस a लेस देन 1। ठीक है, अब सब तरफ क्या कर दो 1 माइनस कर दो, तो ये आ गया -1 लेस देन a माइनस a, और यहाँ आ गया 1। क्या किया हमने 1 माइनस किया है ना, हाँ, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ गया। दैट इम्प्लाइज -a की वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी, राइट। लेकिन क्या मुझे a की वैल्यू नेगेटिव में चाहिए, हमें पॉजिटिव में। सो सब तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सब तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैंने आपको बताया था साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, या फिर इनको ना स्वैप कर दो, 0 को इधर भेज दो और जब माइनस से करोगे प्लस तो क्या आ जाएगा +1। ये सारी चीज़ें मैंने लीनियर इनइक्वालिटी की वीडियो में अभी रिसेंटली समझाया है, तो वो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। तो इस वाले से तो ये कंडीशन आई कि a की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ले लो। ऐसे आपको हर एक को चेक करना है, तो इससे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। तो ये तो मैंने अभी आंसर बताया, तो इसको एक फर्स्ट केस ले लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसको चेक करो, 1 प्लस 2a/4, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी और 1 से छोटी। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से बड़ी 1 प्लस 2a और यहाँ पे 4 आ गया। फिर सब तरफ -1 कर दो तो ये -1 आ गया, 2a आ गया और यहाँ आ गया, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ गया, क्योंकि हमें a को अकेला करना है। a को अकेला कर दो तो ये आ गया -1/2 और 3/2, एक केस ही आ गया सेकेंड। ठीक है, लास्ट में हम इन सब का कॉमन आंसर लिखेंगे। फिर आते हैं 1 माइनस 2a, ये क्या है 1 प्लस a, ये पहले कर लेते हैं 1 प्लस a/4, इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 प्लस a लेस देन 4, तो a की वैल्यू अब सब तरफ -1 कर दो तो ये आ गया -1, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ से ये वाला केस आ गया। और लास्ट ये वाला है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर 1 माइनस 2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, इसकी वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से बड़ी और 1 से छोटी। 4 से पहले कर दो मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2a हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। फिर सब तरफ -1 कर दो तो ये हो गया -1 माइनस 2a और ये हो गया 4 में से करेंगे 3। अब सबसे पहले 2 को हटाओ तो -12 और -a और 3/2, सब तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, ये हो गया -3/2 और यहाँ पे a, और ना साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था वो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। तो यहाँ पे अब इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, a की वैल्यू -3/2 से बड़ी और हाफ से छोटी। ठीक है, अब इन चारों को देखो, यहाँ पे a है, क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है, एक तो 0 आ रहा है, ठीक है,
एक तो 0 आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है 1, फिर एक कह रहा है -1, एक कह रहा है -12, ठीक है, एक कह रहे हैं -3/2, -3/2 समवेयर यहाँ होगा, -3/2 से, और एक इधर लार्ज में क्या बोल रहे हैं, ए की वैल्यू हाफ, क्या क्या बोल रहे हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे हमने मार्क नहीं किया, हाँ 1 बोल रहा है, एक कह रहे हैं 3/2 विच इज़ 1.5, एक कह रहे हैं 3, और एक कह रहे हैं हाफ, हाफ कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समवेयर ए, इस केस में इसने बोला 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके ये रहा 1 तक। फिर दूसरा केस आया, इसने बोला -12 से लेके 3/2 तक, ये रहा। फिर एक ने कहा -1 से लेके 3 तक, ये रहा। फिर एक ने कहा -3/2 विच इज समवेयर, ये रहा, और हाफ तक, ये रहा आपका हाफ तक। भी ऐसा क्वेश्चन होता है, हमें वो रीजन ढूंढना है जो सब में कॉमन, ऐसा कौन सा रीजन है जो सब में कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखो 0 से 1, यहाँ ना मुझे दिख रहा है कि यहाँ ना 4 आना चाहिए था ना, जब मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया था, तो जब 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था। फिर माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो साइन रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे आ जाता -3, ठीक है, और यहाँ आ जाता +1, तो यहाँ पे -3 समवेयर यहाँ आएगा, ये रहा। तो जो मैंने 0 वाला हाईलाइट किया था, ये 0 वाला ना जाके -3 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी गलती हो गई थी। देखो ये लीनियर इनइक्वालिटी अगर नहीं आता तो आप मेरी वीडियोस में जाके सीख लो, वहाँ पे समझ आ जाए। अब 1 2 3 4 केसेस हैं, इन चारों में देखो विच इज़ द कॉमन रीजन। देखो सबसे कॉमन रीजन जो दिख रहा है ना, यहाँ देखो सबसे पहले इनमें देखो सबसे छोटा कौन है, ये विच इज़ हाफ। फिर इनमें देखो ये जो लाइन जा रही है, इन सब में सबसे छोटा कौन है, हाफ। सो हम कौन सा, क्योंकि हमेशा हम कॉमन आंसर लिखते हैं, तो ए की वैल्यू कहाँ रीजन करिए, -12 से हाफ के बीच लाई करें। ये क्वेश्चन ना आरडी से लिया था मैंने, अच्छा लगा था क्वेश्चन, ठीक है, आरडी के एमसीक्यूज में था। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।